एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस क्लासेस। तो आज हम अपनी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक में आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन में जरूर दिखता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। बट हम इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है और ये बनती कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये वो स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश का फ्लो हो, मतलब कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो, कि ड्यूरिंग द ईयर जहां से भी कैश आउटफ्लो हुआ है और जहां जहां से कैश इनफ्लो हुआ है वो हमें सब रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। बट अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में तो बहुत मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो जाती है कैश की, तो सबको कंसीडर करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, फिर वो चेक करते हैं, क्योंकि पूरे साल के अंदर तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, काफी ज्यादा जगह से हमें आउटफ्लो भी हो रहा होता है, काफी जगह से हमें इनफ्लो भी हो रहा होता है। तो फिर हम एक एक ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, तो देखो बेसिकली जो बेसिक फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो तो यही है कि ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस डाल दो, ठीक है। मतलब साल की शुरुआत में कितना बैलेंस था वो ले लिया, ड्यूरिंग द ईयर कहां कहां से हमें इनफ्लो हुआ वो ऐड कर दिया, और ड्यूरिंग द ईयर हमने कहां कहां आउटफ्लो करा, मतलब कहां कहां पे अपना पैसा खर्च करा कैश में या बैंक से, वो माइनस कर दो, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आपके क्लोजिंग कैश के साथ मैच होना चाहिए, ये वाला। बस हमें बेसिकली यही करना होता है, बट ये इतना इजी नहीं है एक्चुअल में करना। अच्छा, अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना हम तीन पार्ट्स में बनाते हैं। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब साल के अंदर जितनी भी आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी है, ठीक है, वहां से कहां से कैश आया है, कहां से कैश गया है, वो इस हेड के अंदर आ जाएगा। सेकंड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने कहां कहां कैश इन्वेस्ट करा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, मतलब आपने कितना पैसा फिक्स्ड एसेट में डाला है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट्स में डाला है और कितना पैसा वहां से निकलवाया है, वो आ जाती है सारी ट्रांजैक्शन इस हेड के अंदर। और थर्ड पार्ट आता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कहां कहां से ड्यूरिंग द ईयर आपने फाइनेंस उठाया है या फाइनेंस को पे ऑफ करा है, वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी इस हेड के अंदर, ठीक है। और फिर हम इसमें इन एक्टिविटीज का बैलेंस नेट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे और हमारा टोटल कैश एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वो निकल आता है। तो ये है एक बेसिक सा फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे होती हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे होती हैं, फिर हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे होती हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं और एक्चुअल में इसको बनाते कैसे हैं। तो आइए वो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं।
देखो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो की। बट एक डाउट इसमें यह आता है कि साल के अंदर तो किसी कंपनी की तो अनगिनत ट्रांजैक्शन हो सकती है, इनफ्लो भी अनगिनत हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं और आउटफ्लो भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो हम इनमें सब चीजों को तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, फिर हम 2 ईयर की बैलेंस शीट्स को कंपेयर करते हैं आपस में। जैसे मान लो हम अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं, शेयर कैपिटल हमारी ओपनिंग के अंदर 5 लाख थी, जैसे पिछले साल, इसको मैं ओपनिंग बैलेंस शीट दे देता हूं, इसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट दे देता हूं। तो हम क्या करेंगे सिंपल टर्म्स में, शेयर कैपिटल पिछले साल के एंड में हमारे पास ही 5 लाख, इस साल के एंड में हमारे पास होगी 10 लाख। शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए और रिसीव किए होंगे, तो उसको हम इनफ्लो में दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम हर एक आइटम को ना यहां से कंपेयर करेंगे पिछले साल से, ठीक है। जिन जिन में इंक्रीज होगा या जहां जहां से हमें इनफ्लो आया होगा उसको इनफ्लोज में ऐड कर देंगे, जहां जहां आउटफ्लो आया होगा उनको हम आउटफ्लो में ऐड कर देंगे, ठीक है। बट इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा? देखो अगर मैं एसेट्स की बात करूं, कोई भी एसेट है, वो बेशक फिक्स एसेट है, बेशक वो करंट एसेट है, मैं किसी भी एसेट की बात करूं, तो अगर एसेट लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास लास्ट ईयर में बैलेंस था 10,000 एसेट्स का, और इस साल की बैलेंस शीट में जो आपका उस एसेट का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 20,000, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में पूछूं तो एसेट इंक्रीज होने का मतलब है कि एसेट परचेज हो रहे हैं, और परचेज होने का मतलब है कि पैसा आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब ये कैश आउटफ्लो हो रहा है। और अगर यही एसेट डिक्रीज हो तो ड्यूरिंग द ईयर, कि भाई लास्ट ईयर का बैलेंस था 20,000 फिक्स एसेट्स में या करंट एसेट में, किसी भी एसेट में, और इस साल के एंड में उसका बैलेंस रह गया 10,000, मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होने का मतलब है कि एसेट बिक गए, बिक गए तो मतलब इनफ्लो। तो कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम आउटफ्लो में कंसीडर करेंगे, क्योंकि एसेट्स परचेज होकर इंक्रीज होते हैं, और कभी भी डिक्रीज होंगे तो उसको हम इनफ्लो में शो करेंगे। लायबिलिटीज का इसके उल्टा होता है। लायबिलिटीज अगर लास्ट ईयर से इंक्रीज हो, कि भाई पहले मान लो क्रेडिटर का बैलेंस था 2 लाख, फिर हो गया क्रेडिटर का बैलेंस 4 लाख, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं जनरल टर्म में पूछूं तो जनरल टर्म में इसका मतलब होता है कि हमने क्रेडिटर से ड्यूरिंग द ईयर पैसा लिया होगा, तभी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो कोई भी लायबिलिटी हो, बेशक वो फिक्स्ड लायबिलिटी हो, बेशक वो करंट लायबिलिटी हो, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है हमारे पास पैसा आया है, तो उसको हम इनफ्लो में दिखाएंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसको हम आउटफ्लो में दिखाएंगे, ठीक है। तो यही एक मेन बेसिक आपको याद रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब ऑपरेटिंग में कौन सी आइटम्स जाएंगी इसमें से, इन्वेस्टिंग में कौन सी आइटम्स जाएंगी इसमें से, और फाइनेंसिंग में कौन सी आइटम्स जाएंगी इसमें से। देखो बेसिकली अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के अंदर ना हमारी 4 तरह की आइटम्स होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ठीक है। यही 4 चीजें होती है, एक तो फिक्स्ड लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी, उसके अलावा फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स, ठीक है। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट, इसका लेना देना होता है हमारी वर्किंग कैपिटल से, मतलब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो करंट एसेट्स सारे के सारे एंड करंट लायबिलिटीज ये जाएंगी हमारी ऑपरेटिंग के अंदर। दूसरी एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर पैसा कहां इन्वेस्ट करा है। इन्वेस्टिंग कहां आती है? हमारी फिक्स्ड एसेट्स में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगी सारी एक्टिविटीज फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड। तो हमारा ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, बचा क्या? सिर्फ
नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कहां जाएंगी? तीसरी एक्टिविटीज में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। ठीक है, इसमें जाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज सारी की सारी। तो इस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट की आइटम्स को यहां डालते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसका। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेक करते हैं, जिसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी। तो देखो सबसे पहले करंट लायबिलिटी कौन सी है? ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल देखो लास्ट ईयर थी 2 लाख, मतलब पिछले साल के एंड में हमने क्रेडिटर से पैसे लेने थे, सॉरी पैसे देने थे 2 लाख। इस साल के एंड में वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, तो ट्रेड पेबल की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमने पैसा देना है, और देना कब होगा? जब हमने लिया होगा उनसे। तो मतलब ये जो 2 लाख का इंक्रीज हो रहा है, ये हमने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए उनसे लिए हैं, तो वो यहां आ जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल पॉजिटिव 2 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा करंट एसेट कौन सा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरा ट्रेड करंट एसेट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है? 3 लाख से हो रहा है 5 लाख। 3 लाख से 5 लाख का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? हमारे एसेट्स। और कभी भी एसेट इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि ये एसेट परचेज हो रहा है, क्योंकि इनसे हमने अब इतने पैसे लेने हैं। लेने तो तब होगा ना जब हमने उनको दिए होंगे पैसे। तो हमारा कैश जो है वो यहां से चला गया, मतलब ये डिक्रीज हो गया। तो इसको हम नोट कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख, ये नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने कंसिडर कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको हम एंड पे करेंगे। तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला 0, 2 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, अब चलते हैं अपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट। अब देखो फिक्स एसेट आपके थे पहले 10 लाख, फिर हो गए 15 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 5 लाख के फिक्स एसेट और परचेज करे हैं, तो वो यहां आ जाएगा, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख। और तो कोई है नहीं, तो यही 5 लाख यहां हमारा भी यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गए, ये भी हो गया, सॉरी ये नहीं हुआ अभी, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब हमारी बचती है सिर्फ और सिर्फ फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटी हम कहां डालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले देखते हैं शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल होगी 5 से 10, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने पैसा लिया होगा, इसको ऐड कर दो, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब हमने पैसा वापस कर दिया होगा लोगों को, डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख। ठीक है, थर्ड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है, कितनी? 3 लाख से। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एड, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख। ठीक है, तो इसको नेट करा तो कितना आया? 5 और 3 8, 8 माइनस 1 7। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया हमारा 0, इन्वेस्टिंग आया -5 लाख, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया हमारा पॉजिटिव 7 लाख। अब इसका जब हमने नेट करा तो हमारे पास 2 लाख का पॉजिटिव बैलेंस आया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव बैलेंस में आप ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। मतलब ये ओपनिंग कितना है? 2 लाख, प्लस किया हमारा आया 4 लाख, ये आया हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, जो आपका इस क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच होना चाहिए। ये है बेसिक फॉर्मेट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बट ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी कैसे है और बैलेंस शीट को कंसीडर कैसे करना है। एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट इससे बहुत अलग बनती है।
क्यों? देखो, अब जैसे मैं शेयर कैपिटल की बात करूं या जैसे मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं, रिजर्व एंड सरप्लस सीधा सीधा मैंने 3 लाख से 2 लाख हो रहा था, मतलब हमें 1 लाख रुपए हमारी लायबिलिटी कम हो रही थी, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस 1 लाख को यहां पे नेगेटिव दिखा दिया। बट जरूरी थोड़ी है कि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में तो कोई कैश का इन्फ्लो होता ही नहीं है। सेम चीज अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं, फिक्स एसेट 10 से होने या 15, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे फिक्स एसेट परचेज ही हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर कुछ सेल भी हुए होंगे, कुछ हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, कुछ हमने इसमें से और परचेज किए होंगे, कुछ हमने इसमें से राइट ऑफ किए होंगे, या कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टली हम किसी भी आइटम्स को कंपेयर करके उनका इंक्रीज और डिक्रीज नहीं नोट करते। हम क्या करेंगे, हम इसमें से जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे जैसे मान लो फिक्स एसेट के अंदर गुडविल भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकती है, तो वो तो गुडविल का डिक्रीज होना तो एक नॉन कैश आइटम है, या इन फिक्स एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन भी हमारी एक नॉन कैश आइटम है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इन सारी आइटम्स में से ना सबसे पहले नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट लेते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि उसको कैसे करना होता है। मेन बेसिक फॉर्मेट यही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आपको पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल की बैलेंस शीट से कंपेयर करना होता है, और अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको इनफ्लो में दिखा दो, डिक्रीज हो रही है तो उसको आउटफ्लो में दिखा दो, और मेन बेसिक फॉर्मेट आपका यही होता है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक फॉर्मेट समझा। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हमारी 3 स्टेप्स के अंदर जाके बनती है कंप्लीट, तो उसको